नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें कुछ ऐसी हैं जो आपको हिलाकर रख देंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और सवाल उठाएंगी कि इंसानियत अब कहां जा रही है। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदू युवक की हुई निर्मम हत्या की, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे की, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिर भड़के हंगामे और कोडीन सिरप विवाद की, और अंत में दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाजारों में बिक रहे नकली सामानों की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इन खबरों की पूरी कहानी, उनके पीछे की हकीकत बताएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान सम्मान दिवस, सीएम योगी ने किसानों, कृषक, वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक। सदन में उठा बीएलओ की मौत और एसआईआर का मुद्दा, विपक्ष को सुरेश खन्ना से मिला जवाब। अखलाक लिंचिंग केस में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज। उड़ीसा में 22 माओवादियों ने किया सरेंडर, 5 से 27 लाख तक का था इनाम। पटियाला में स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीएचपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। मैस्को में सैन्य मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त, मरीज समेत 5 लोगों की मौत। सोने की कीमत में 1,36,000 के पार, चांदी भी 1,523 रुपए हुई महंगी। उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 85,524 तो निफ्टी 26,177 पर हुई बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। सुनिए, बांग्लादेश से आई एक दिल दहला देने वाली खबर। एक निर्दोष हिंदू युवक 27 वर्षीय दीपू चंद दास, जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता था, वो कट्टरपंथी भीड़ की बेरहमी का शिकार हो गया। जी हां, 18 दिसंबर को कथित इस निंदा के आरोप के बाद भीड़ द्वारा उनकी पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि वह अगर फैक्ट्री प्रबंधन समय रहते पुलिस को सूचना दे देता तो दीपू चंद की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इसके बजाय फैक्ट्री सुपरवाइजरों ने उनसे जबरन इस्तीफा लिखवा लिया, कार्यस्थल से बाहर निकाला और उग्र इस्लामी भीड़ के हवाले कर दिया, जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, शव को फांसी पर लटकाया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंसानियत इतनी छोटी हो गई है कि किसी की जान किसी झूठे आरोप के नाम पर चली जाए? आखिर क्यों फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस समय पर एक्टिव नहीं हो पाई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय अब भी सुरक्षित है? आइए आपको बताते हैं इस दर्दनाक घटना के पीछे की पूरी कहानी। आपको बताते चलें, बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में फैक्ट्री में काम करने वाले 27 साल के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के दीपू दास चंद 18 दिसंबर 2025 की रात को मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। घटना स्थल से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को रात 8 बजे ही सूचना मिल गई थी, लेकिन पुलिस समय से वहां पहुंच न पाई और दीपू दास उग्र भीड़ का शिकार हो गए। एसपी ने बताया कि उनका दफ्तर घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर था और भालुका पुलिस स्टेशन भी नजदीक होने के बावजूद समय पर सूचना न मिलने के कारण दीपू की जान नहीं बच सकी। वहीं फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर साकिब महमूद ने बताया कि शाम लगभग 5 बजे कुछ मजदूरों ने दीपू पर मजहबी भावना को ठोस पहुंचाने का आरोप लगाया। हालांकि किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। फैक्ट्री ने जब भीड़ को शांत करने की कोशिश की तो दीपू से नकली इस्तीफा तक लिखवा लिया गया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात 8 बजे फैक्ट्री ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक स्थिति कंट्रोल से बाहर थी। भीड़ फैक्ट्री के अंदर घुस चुकी थी। दीपू को सुरक्षा रूम से बाहर खींचा गया और पीट पीट कर मारा गया। इसके बाद शव को फांसी पर लटकाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, दीपू के शव को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा भी गया
और पैरों से कुचला गया। हैरानी करने वाली बात यह है कि दीपू दास के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसमें यह साबित होता हो कि उसने किसी मजहब का अपमान किया हो। जी हां, कमांडर ने बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि दीपू ने फेसबुक या कहीं और ऐसा कुछ लिखा था जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने आप को बचाने के लिए दीपू दास को उग्र भीड़ के हवाले कर दिया, क्योंकि तनाव बढ़ने से पहले फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू को एक सुरक्षित कमरे में रखा था। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने कभी भी दीपू को जानबूझकर भीड़ के हवाले नहीं किया। वहीं एक वीडियो सामने आया है जिसमें बांग्लादेश की पुलिस दीपू दास को फैक्ट्री से बाहर ले जाती दिख रही है और बाद में उसे भीड़ के हवाले कर देती है। आपको बता दें, बांग्लादेश में ये घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच हुई। दरअसल हादी की हत्या ढाका के विजयनगर इलाके में हुई थी, जब अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद से बांग्लादेश के लोग काफ़ी आक्रोशित थे। इसी बीच किसी ने अफवाह फैला दी कि दीपू दास ने उनके पैगंबर का अपमान किया है। वहीं दीपू दास की हत्या के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में गहरा आक्रोश है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। जाहिर है, दीपू चंद्र दास गरीब परिवार से थे और अपने दिव्यांग पिता और परिवार का पेट पालते थे। ऐसे में उनकी बेरहमी से हत्या ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। वहीं दीपू दास की हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का आखिर कौन जिम्मेदार है? और क्या ये घटना इंसानियत पर एक बड़ा धब्बा नहीं है? हालांकि बांग्लादेश सरकार ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और रैपिड एक्शन बटालियन ने कार्रवाई की है, लेकिन दीपू के पिता का कहना है कि उन्हें अभी तक सीधा आश्वासन नहीं मिला है। दीपू की मौत सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और इंसानियत पर सवाल है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरावली धरती की वो पहाड़ियां जो करीब 2.5 अरब साल से भारत के बड़े हिस्से को रेगिस्तान से तपने से बचा रही हैं। जब थार की गर्म हवाएं भारत की छाती से टकराती हैं, तब अरावली ही थार को थामे खड़ी रहती है। राजस्थान में ये पानी की आखिरी उम्मीद है, हवा की आखिरी ढाल है और जीवन की पहली शर्त है। जहाँ से नदियाँ जन्म लेती हैं, जहाँ बादल थमता है, रेत के समंदर में एक विरासत को अपनी में खामोशी से समेटने वाली अरावली की परिभाषा बदल गई है और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला का अस्तित्व अब संकट में है। जी हाँ, अब यही अरावली कानून, राजनीति और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि वे पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें भी अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। ऐसी सबसे निचली रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र के भीतर स्थित वो जमीन जिसमें पहाड़ी, उसके सहायक ढलान और संबंधित भू आकृतियां, चाहे उनका ढलान कुछ भी क्यों ना हो, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा मानी जाएगी। साथ ही माइनिंग के लिए प्लान बनाने के लिए सरकार से कहा गया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अरावली संकट में है। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को लेकर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ एक परिभाषा का नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भविष्य, पर्यावरण और जीवन का है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरावली की नई परिभाषा बदलकर खनन को आसान बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ये पहाड़ी पूरी तरह खत्म हो सके। आपको बता दें, भारत के इतिहास से पहले से अरावली पर्वतमाला का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों से महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए कैसे सुरक्षित स्थान दिया था। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। लेकिन राजपूतों की सच्ची रक्षक अरावली की पहाड़ियां आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं,
बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला करीब 670 किलोमीटर लंबी है और इसका इतिहास पृथ्वी के बहुत पुराने समय से जुड़ा है। आपको बता दें, अपनी विरासत अरावली को बचाने के लिए आज लोग एकजुट हो गए हैं। आज अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और ऐलान किया गया कि 24 दिसंबर से जन यात्रा निकाली जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद युवा और पर्यावरण प्रेमी नाराज हैं। वहीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में कुल 12,081 पहाड़ हैं। इसमें केवल 1,048 पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं, यानी 90% पहाड़ छोटे और नई परिभाषा से खतरे में आ सकते हैं। दरअसल फॉरेस्ट सर्वे ने पहले सुझाव दिया कि 30 मीटर से ऊंचे पहाड़ और ढलान 4.57 डिग्री से अधिक इलाके वाले भी सुरक्षित किए जाएं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय की सिफारिश में इसे 100 मीटर कर दिया गया और यही अब विवाद की वजह बन गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए है और इसके आसपास के इलाके खुद ब खुद सुरक्षित होंगे, जिससे छोटे पहाड़ भी सुरक्षा के दायरे में आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अरावली के 90% पहाड़ 100 मीटर से कम हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। वहीं अरावली पर्वत के कटने से कई गंभीर समस्याएं देश के सामने खड़ी हो सकती हैं। जी हां, अरावली के पहाड़ बारिश के पानी को जमा करते हैं, नदियों को जीवन देते हैं, रेगिस्तान की रेत को और धूल को रोकते हैं, ठंडी हवाओं को रोकते हैं और गर्म हवाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में अगर अरावली के ये पर्वत नहीं रहे तो देश में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा, कई तरह की बीमारियां पैदा होंगी, पानी की कमी हो जाएगी, रेगिस्तान फैल सकता है, झीलें और तालाब सूख सकते हैं, खेती मुश्किल हो जाएगी, हीट वेव और तापमान चरम पर होंगे, गंगा और यमुना के जल स्तर प्रभावित होंगे और दिल्ली जैसा शहर धूल की राजधानी बन जाएगा। लेकिन शायद सरकार इन सब बातों से अनजान है या फिर सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की बात कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरावली के पहाड़ उत्तर भारत के अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। उनकी कटाई या खनन करना देश और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अरावली की उम्र 250 करोड़ साल है, यानी भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, हिमालय से भी पुराना। अगर ये पहाड़ खत्म हो गए तो क्या होगा? जाहिर है अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि जीवन का आधार है। अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट खड़े हो सकते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ लगातार जारी है और आज सत्र का तीसरा दिन है। वहीं बीते दिन भी सदन गर्म रहा। जी हां, कोडीन सिरप घोटाले और वंदे मातरम विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सदन में सीएम ने आरोप लगाया कि सिरप तस्करी के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है और कोई भी अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा। वहीं सपा और कांग्रेस पर भी उन्होंने इतिहास और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या क्या हुआ। आपको बता दें, सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप मामले और अंतर्राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सदन में उन्होंने फोटो और दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि इस इलीगल डायवर्जन में शामिल अमित यादव और शुभम जायसवाल जैसे आरोपी सपा से जुड़े हैं। सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने 1000 से अधिक नमूने लिए और कार्रवाई की, जबकि आरोपों को सपा सरकार के समय ही लाइसेंस मिला था। योगी ने कहा कि जो भी अपराधी होगा बच नहीं पाएगा, आपको फतवा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, समय आने पर बुलडोजर भी चलाएंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है
प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। वहीं इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि वंदे मातरम से कुछ अंश हटाना तुष्टीकरण की पहली आपराधिक मिसाल थी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। इतना ही नहीं, सदन में अमित यादव की फोटो दिखाते हुए सीएम ने पूछा क्या वह वाराणसी कैंट से सपा का प्रत्याशी नहीं था। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पैसों से अमित यादव ने दुबई यात्रा की और मनोज यादव, राजीव यादव और मुकेश यादव ने फर्जी फर्म बनाकर अवैध कारोबार किया। सुनिए। उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, यह भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इल्लीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को,
क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। योगी ने तंज कसते हुए कहा कि जिसे सरकार से बर्खास्त किया गया और उसकी तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। देखिए, अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इल्लीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। वहीं सीएम योगी यहां ही नहीं रुके। उन्होंने विधानसभा में कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। जब मुद्दा उठता है तो वे तुरंत देश छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि बबुआ भी विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। इस पर सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। योगी के दो नमूने वाले बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई विधानसभा तक पहुंचेगी। अखिलेश ने चेतावनी दी कि संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग मर्यादा बनाए रखें और निजी खींचतानी को सार्वजनिक मंच पर न लाएं। वहीं विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर सवार होकर सदन में निकले और किसानों मजदूरों के मुद्दे उठाए। सपा का कहना था कि कोडीन सिरप पर कार्रवाई राजनीतिक है और जनता की आवाज दबाई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा का ये सत्र लगातार हंगामे के साथ जारी है। सीएम योगी ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। समय आने पर बुलडोजर भी चलेगा। ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ योगी की कड़ी चेतावनी और कार्रवाई तो दूसरी तरफ सपा का विरोध और वॉकआउट। सदन में और हंगामा जारी रहने की पूरी संभावना है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दिल्ली एनसीआर के बाजारों में बिक रहे सामान को लेकर एक बार फिर चेतावनी है। नकली दवाओं के बाद अब हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा नकली फूड रैकेट पकड़ा है, जिसमें बरामद 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक,
एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और बेबी प्रोडक्ट्स भी हैं। इसके साथ ही 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाके में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, अंदर का नज़ारा देखकर अधिकारी दंग रह गए। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट रखी हुई थी, जिसकी पुरानी तारीख हटाकर नया प्रिंट किया जा रहा था। आरोपी इन प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में खरीदते थे, फिर नकली पैकिंग और फर्जी बारकोड के जरिए थोक बाजार में सप्लाई कर देते थे। वहां से ये सामान छोटे दुकानदारों तक पहुंचता था और फिर आम लोगों की थाली तक। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तह तक जांच कर रही है कि ये सप्लाई दिल्ली एनसीआर के अलावा किन किन राज्यों तक की जा रही थी। आपको बता दें, कुछ महीने पहले भी दिल्ली में छापेमारी हुई थी। वजीराबाद में 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया था, जहां नकली टूथपेस्ट और इनो बनाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी खाद्य विभाग ने 750 बोरी केमिकल युक्त भुना चना जब्त किया है। जांच में पता लगा कि चना को पीला और चमकदार बनाने के लिए कपड़े रंगने वाला खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया गया था, जो कैंसर, लीवर और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता था। तो देखा आपने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बाजारों में डरावने वाली हकीकत। नकली कोल्ड ड्रिंक, एक्सपायर्ड फूड आइटम, चॉकलेट और यहां तक कि बेबी प्रोडक्ट तक अब सुरक्षित नहीं रहे। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि हम सभी के लिए सचेत रहने का अलार्म है। अपने बच्चों की थाली, अपने रोजमर्रा के खाने पीने का सामान, हर चीज की जांच करें। सस्ता सामान कभी भी जानलेवा हो सकता है। हमारी अपील है कि दुकानों से खरीदते समय मूल्य, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और भरोसेमंद ब्रांड की पहचान जरूर कर लें। स्वास्थ्य की सुरक्षा में कोई समझौता ना करें, क्योंकि ये केवल सामान का सवाल नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी का सवाल है। तो ये तो थी आज की खबरें अब तक, जहां दीपू चंद दास की त्रासदी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की कीमत कितनी कीमती है। अरावली की पहाड़ियों का संकट हमें चेतावनी देता है कि अगर प्रकृति को न बचाया गया तो जीवन खुद खतरे में पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हंगामा और दिल्ली एनसीआर में नकली फूड का मामला हमें याद दिलाता है कि सस्ता, कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी नोटिस नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता से भी जुड़ी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट और एक नई हकीकत के साथ। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।